एक दिन गांव पीपलखेड़ा में बड़ा अजीब हंगामा मचा हुआ था। सुबह सुबह चौपाल पर ढोल बज रहा था और गांव वाले आपस में बहस कर रहे थे। किसी ने रात में पूरे गांव की लाठियां चुरा लीं। हाँ, आपने सही सुना, पूरे गांव की लाठियां। पीपलखेड़ा के लोग बड़े मेहनती थे, पर थोड़े लड़ाकू भी। खेत की मेड़ हो या कुएं का पानी, बिना लाठी के बहस अधूरी रहती थी। हर आदमी के कंधे पर एक खास लाठी होती थी, जिसे वह अपने सम्मान की निशानी मानता था। रात में तेज हवा चली थी। सुबह जब लोग उठे तो देखा, घर के बाहर टंगी लाठियां गायब। चौधरी हरिराम गरज पड़े, ये जरूर पास वाले गांव वालों की चाल है। तभी बुजुर्ग काका बोले, अरे भाई, वे लोग इतने फुर्सत में नहीं कि हमारी लाठियां उठाए। इसी बीच गांव में एक नया आदमी आया था, नाम था लोटनलाल। खुद को वह महान ज्योतिषाचार्य बताता था। लंबा चोगा, माथे पर तिलक और हाथ में एक मोटी किताब। लोटनलाल बोला, मुझे सब पता है, यह चोरी ग्रहों की चाल है। गांव वाले दंग। ग्रहों की चाल? हाँ, लोटनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, इस गांव पर लाठी दोष लगा है। अगर हर घर से 5-5 रुपए और थोड़ा सा अनाज मुझे दिया जाए, तो मैं पूजा कर दूंगा और सारी लाठियां वापस आ जाएंगी। गांव वाले डर गए। कुछ ने तुरंत पैसा देना शुरू कर दिया। गांव में गुड़िया नाम की एक चुलबुली और तेज दिमाग वाली लड़की रहती थी। वह सब सुन रही थी। गुड़िया बोली, चौधरी चाचा, अगर ग्रहों ने लाठियां ली हैं तो उन्हें पूजा से क्या मिलेगा? ग्रहों को हमारी लाठी से क्या काम? लोटनलाल ने उसे घूरा। बच्ची है, समझेगी नहीं। गुड़िया मुस्कराई। तो आप समझाइए ना। लोटनलाल बात बदल गया। मैं पूजा की तैयारी करता हूं। गुड़िया को शक हुआ। उसने अपने दोस्त मोहन को साथ लिया और रात में चुपके से लोटनलाल के ठिकाने पर पहुंची। वहां क्या देखा? पीछे की झाड़ियों में सारी लाठियां बंधी पड़ी थीं। मोहन फुसफुसाया, अरे, ये तो हमारी लाठियां हैं। गुड़िया हंसी दबाते हुए बोली, ग्रहों ने नहीं, लालच ने चोरी की है। अगले दिन पूजा का बड़ा आयोजन हुआ। लोटनलाल मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहा था। तभी गुड़िया जोर से बोली, रुको, पूजा से पहले एक नियम है। जो भी पूजा करेगा, उसे सच बोलने वाली चौकी पर बैठना होगा। गांव में एक पुरानी चौकी थी, जिसे लोग मजाक में सच की चौकी कहते थे। गुड़िया बोली, जो भी झूठ बोलेगा, उसके कपड़े अपने आप गिर जाएंगे। गांव वाले हंस पड़े, पर लोटनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं क्यों बैठूं? गुड़िया बोली, क्योंकि आप ही तो पूजा कर रहे हैं। डर के मारे लोटनलाल बैठ गया। पसीना छूटने लगा। गुड़िया ने जोर से पूछा, बताओ, लाठियां किसने चुराई? लोटनलाल घबराकर चिल्लाया, मैंने ही चुराई। पीछे झाड़ियों में छिपा रखी हैं। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। चौधरी हरिराम बोले, अरे, यह तो निकला नकली ज्योतिषी। गुड़िया मुस्कराई। डर और अंधविश्वास इंसान को बेवकूफ बना देते हैं। सवाल पूछो तो सच खुद सामने आ जाता है। लोटनलाल ने माफी मांगी और गांव छोड़कर भाग गया। उस दिन के बाद पीपलखेड़ा में एक नई कहावत बन गई, लाठी गई तो अकल आई। कहानी की सीख, मोरल, अंधविश्वास और डर का फायदा उठाकर लोग धोखा देते हैं। समझदारी और सवाल पूछने की आदत हमें ठगी से बचाती है। गांव का आलसी नाई और आधी मूंछ का राज। एक दिन एक छोटे से सुंदर गांव धनपुर में एक नाई रहता था। उसका नाम था लालू नाई। लालू नाई पूरे गांव में अपनी अजीब आदतों के कारण मशहूर था। वह काम से बहुत आलसी था, लेकिन बातों में बहुत तेज। उसकी दुकान के बाहर एक टूटा सा आईना, एक पुरानी कुर्सी और एक जंग लगी उस्तरा ही उसकी पहचान थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, लालू नाई काम कम करता है, बातें ज्यादा करता है। लालू का सबसे बड़ा शौक था दोपहर की लंबी नींद। कई बार ग्राहक कुर्सी पर बैठे बैठे इंतजार करते रहते और लालू दुकान के पीछे सो जाता।
एक दिन सुबह सुबह गांव का किसान भोलाराम उसकी दुकान पर आया। उसकी मूंछ बहुत घनी और शानदार थी। वह अपनी मूंछों पर बहुत गर्व करता था। भोलाराम बोला, लालू, आज मेरी मूंछों को अच्छे से संवार देना। शाम को पंचायत में जाना है। लालू ने आलस से उस तरह उठाया और बोला, अरे चिंता मत करो, ऐसी मूंछ बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। लालू ने आधी मूंछ बड़ी सफाई से काट दी। तभी उसकी आंखों में नींद आने लगी। उसने सोचा, बस 2 मिनट आंख बंद कर लेता हूं। और वह कुर्सी के पास ही सो गया। बेचारा भोलाराम कुर्सी पर बैठा रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वह उठा और घर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी एक मूंछ बिल्कुल साफ और दूसरी घनी रह गई है। जब वह रास्ते में लोगों से मिला तो सब हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे भोलाराम, तुम्हारी आधी मूंछ कहाँ गई? भोलाराम दौड़ता हुआ घर पहुंचा और आईने में देखा। वह गुस्से से लाल हो गया। यह क्या कर दिया उस आलसी लालू ने? गुस्से में वह फिर नाई की दुकान पहुंचा। लालू अभी भी गहरी नींद में था। भोलाराम ने उसे जोर से जगाया। अरे उठो, तुमने मेरी आधी मूंछ क्यों काट दी? लालू हड़बड़ाकर उठा और तुरंत बहाना बनाने लगा। अरे भोलाराम, यह कोई गलती नहीं है। यह तो नई शाही स्टाइल है। भोलाराम हैरान होकर बोला, शाही स्टाइल? लालू बोला, हाँ, आधी मूंछ बहादुरी की निशानी होती है। राजा लोग भी कभी कभी ऐसी मूंछ रखते हैं। इतने में कई गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। सबको मामला मजेदार लगने लगा। तभी गांव के समझदार बुजुर्ग रामदास काका भी वहां आ गए। उन्होंने पूरी बात सुनी और मुस्कुराए। रामदास काका बोले, लालू, अगर यह शाही स्टाइल है तो तुम खुद भी ऐसी मूंछ रखो। लालू घबरा गया। गांव वाले बोले, हाँ, पहले तुम अपनी आधी मूंछ काटो। लालू के पास कोई जवाब नहीं था। मजबूरी में उसने अपनी भी आधी मूंछ काट ली। अब पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। भोलाराम बोला, अब समझ आया, यह शाही स्टाइल नहीं, तुम्हारी आलस की करतूत है। लालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई भोलाराम, मुझसे गलती हो गई। आगे से कभी आलस नहीं करूंगा। उस दिन के बाद लालू सचमुच बदल गया। वह समय पर दुकान खोलता, ग्राहकों का ध्यान रखता और काम ईमानदारी से करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव की सबसे अच्छी नाई की दुकान बन गई। लेकिन गांव वाले आज भी उस दिन को याद करके हंसते हैं जब लालू नाई की अपनी आधी मूंछ रह गई थी। कहानी का संदेश, मोरल: आलस और लापरवाही हमेशा शर्मिंदगी का कारण बनती है। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करता है, वही सम्मान पाता है। जिद्दी रानी की अनोखी शर्त और बीरबल की समझदारी। एक दिन बादशाह अकबर के भव्य महल में अजीब सी हलचल थी। कारण था रानी जोधा की जिद। रानी बहुत बुद्धिमान थीं, पर कभी कभी उनकी जिद पूरे महल को परेशान कर देती थी। उस दिन रानी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक अजीब इच्छा हुई है। अकबर मुस्कुराकर बोले, रानी साहिबा, आपकी हर इच्छा पूरी की जा सकती है, बताइए क्या चाहिए। रानी बोली, मैं चाहती हूं कि दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे हंसाए भी, हर सवाल का जवाब भी दे और मेरी शर्त भी पूरी करे। अगर वह हार गया तो उसे महल छोड़ना होगा। अकबर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने पूछा, और अगर वह जीत गया? रानी ने गर्व से कहा, तो मैं उसे अपनी तरफ से बड़ा इनाम दूंगी। अकबर समझ गए कि रानी की जिद फिर शुरू हो गई है। उन्होंने तुरंत दरबार लगवाया और ऐलान किया, जो भी रानी की शर्त पूरी करेगा, उसे सोने के 100 अशर्फियां मिलेंगी। यह सुनकर कई दरबारी आगे आए। लेकिन रानी की शर्त बहुत अजीब थी। रानी बोली, जो भी मेरे सामने आएगा उसे 3 काम करने होंगे। पहला, मुझे ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका जवाब मैं न दे सकूं। दूसरा, मुझे इतना हंसाना होगा कि मैं हंसी रोक न सकूं। तीसरा,
बिना मुझे छुए मुझे इस कुर्सी से उठाना होगा। दरबारियों ने सोचा यह तो बहुत आसान है। सबसे पहले मंत्री टोडरमल आगे आए। उन्होंने रानी से कई सवाल पूछे, पर रानी ने हर सवाल का जवाब तुरंत दे दिया। फिर उन्होंने मजाक किया, लेकिन रानी बिल्कुल नहीं हंसी। टोडरमल हार गए। फिर एक कवि आया। उसने मजेदार कविता सुनाई, लेकिन रानी सिर्फ मुस्कुराकर रह गईं। वह भी हार गया। एक एक करके कई लोग आए, लेकिन कोई भी रानी की तीनों शर्तें पूरी नहीं कर पाया। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब इस काम के लिए सिर्फ एक ही आदमी बचा है, बीरबल। बीरबल शांत भाव से आगे आए। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। बीरबल ने रानी से कहा, रानी साहिबा, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? रानी ने गर्व से कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, मैं इतनी आसानी से नहीं हारती। बीरबल बोले, पहले सवाल से शुरू करते हैं। बीरबल ने पूछा, रानी साहिबा, बताइए, अगर कोई आदमी सपने में सोने का पहाड़ देखे और सुबह उठकर उसे न पाए, तो क्या वह राजा से उस सोने की मांग कर सकता है? रानी थोड़ी सोच में पड़ गईं। उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि सपना सच नहीं होता। बीरबल तुरंत बोले, ठीक वैसे ही जैसे कई बार लोग सपनों में खुद को बहुत बुद्धिमान समझ लेते हैं। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। रानी थोड़ा असहज हो गईं, लेकिन अभी भी शांत रहीं। अब बीरबल बोले, दूसरा काम, आपको हंसाना। बीरबल ने एक मजेदार कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने गधे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पूछा, गधे को क्या हुआ? आदमी बोला, डॉक्टर साहब, इसे काम से एलर्जी है। दरबारियों की हंसी छूट गई। बीरबल आगे बोले, डॉक्टर ने कहा, तो फिर इसे दरबार में नौकरी दे दो, वहां बहुत लोग ऐसे ही हैं। अब पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रानी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और जोर से हंस पड़ी। अकबर मुस्कुराने लगे। अब तीसरी शर्त बची थी। रानी बोली, अब देखती हूं तुम मुझे बिना छुए कैसे उठाते हो। बीरबल ने शांत होकर कहा, रानी साहिबा, कृपया जरा खिड़की की ओर देखिए। रानी खिड़की की तरफ देखने लगीं। बीरबल बोले, अरे, बाहर देखिए, एक मोर नाच रहा है। रानी तुरंत उत्सुकता से खड़ी होकर खिड़की की ओर देखने लगीं। जैसे ही वह खड़ी हुईं, बीरबल मुस्कुराकर बोले, रानी साहिबा, मेरी तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। आपने खुद ही कुर्सी छोड़ दी। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। रानी भी अपनी गलती समझ गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। मेरी जिद भी तुम्हारी समझदारी के आगे हार गई। रानी ने तुरंत बीरबल को 100 अशर्फिया और एक कीमती अंगूठी इनाम में दी। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल की बुद्धि ही हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद रानी भी समझ गईं कि जिद से ज्यादा ताकत समझदारी में होती है। दरबार के लोग देर तक उस घटना को याद करके हंसते रहे। कहानी का संदेश, मोरल, जिद और अहंकार से समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन बुद्धि और समझदारी से हर कठिन स्थिति का हल निकल सकता है। चालाक धोबी का बदलता कपड़ा और बीरबल का न्याय। एक दिन बादशाह अकबर के राज्य के एक बड़े और खुशहाल गांव सुंदरपुर में बड़ी अजीब घटना होने लगी। गांव के लोग अपने कपड़े धोने के लिए एक ही धोबी के पास देते थे। उस धोबी का नाम था गंगू धोबी। गंगू देखने में तो बहुत सीधा लगता था, लेकिन असल में वह बहुत चालाक और लालची था। वह अक्सर अमीर लोगों के अच्छे कपड़े चुपके से बदल देता और गरीब लोगों के पुराने कपड़े उन्हें दे देता। कई लोगों को शक तो होता था, पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन गांव का व्यापारी हरिदास बहुत गुस्से में दरबार पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना कुर्ता था। हरिदास ने कहा, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ हरिदास? हरिदास बोला, मैंने गंगू धोबी को अपना नया रेशमी कुर्ता धोने के लिए दिया था, लेकिन उसने मुझे यह फटा पुराना कुर्ता दे दिया। अकबर ने तुरंत गंगू धोबी को दरबार में बुलवाया।
कुछ ही देर में गंगू धोबी डरते डरते दरबार में आया। अकबर ने सख्त आवाज में पूछा, गंगू, क्या तुमने हरिदास का कपड़ा बदला है? गंगू तुरंत हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं। मैं किसी का कपड़ा कैसे बदल सकता हूं? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर को भी समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले की जांच करना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, हमें पूरा भरोसा है कि तुम सच्चाई जरूर सामने लाओगे। बीरबल ने गंगू धोबी से पूछा, तुम कपड़े कहाँ धोते हो? गंगू बोला, महाराज, मैं नदी के किनारे कपड़े धोता हूं। बीरबल ने कहा, अच्छा, कल सुबह हम सब वहीं चलेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर, हरिदास और कई दरबारी नदी किनारे पहुंचे। बीरबल ने गांव के कई लोगों से कहा कि वे अपने अपने कपड़े गंगू को धोने के लिए दें। गंगू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने कपड़े ले लिए। अब बीरबल ने चुपके से हर कपड़े के अंदर एक छोटा सा लाल धागा बांध दिया, ताकि पहचान हो सके। कपड़े धोने के बाद जब गंगू उन्हें वापस देने लगा, तब बीरबल ने ध्यान से देखा। कुछ कपड़ों में लाल धागा नहीं था। बीरबल तुरंत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गंगू, लगता है तुम्हारे पास कोई जादू है। कपड़े धोते धोते लाल धागा भी गायब हो गया। गंगू के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने सख्ती से कहा, सच सच बताओ, तुम कपड़े कहाँ छिपाते हो? डर के मारे गंगू कांपने लगा। आखिर उसने सच बोल दिया, महाराज, मैं अच्छे कपड़े अपने घर में छिपा देता हूं और लोगों को पुराने कपड़े दे देता हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी बेईमानी, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं सजा भी तय करना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, गंगू को 1 महीने तक पूरे गांव के कपड़े मुफ्त में धोने होंगे और जिन लोगों के कपड़े उसने बदले हैं उन्हें वापस लौटाने होंगे। गंगू सिर झुकाकर बोला, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं आगे से कभी बेईमानी नहीं करूंगा। गांव के लोग बहुत खुश हुए। हरिदास को उसका रेशमी कुर्ता वापस मिल गया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। तुमने बिना झगड़े के सच्चाई सामने ला दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उस दिन के बाद गंगू सच में ईमानदार बन गया। गांव के लोग भी समझ गए कि धोखा देने वाला आखिरकार पकड़ा ही जाता है। कहानी का संदेश, मोरल, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, उसका झूठ ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। अंत में सच्चाई जरूर सामने आती है।